हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के दूसरे पार्ट के कंसेप्ट एड ऑन हम इस वीडियो में कवर करने वाले। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलिजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहला पार्ट भी देखो और साथ ही साथ वन शॉट वीडियोस भी देख लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहला हमारे पास क्या है? हीट एनर्जी। तो व्हाट इज हीट एनर्जी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीट एनर्जी। अच्छा, हीट एनर्जी जो है ना वो फ्रिक्शन से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो क्यों फ्रिक्शन से एसोसिएटेड है? सपोज फ्रिक्शन क्या है? विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यही तो हमने पढ़ा है फ्रिक्शन में। तो सपोज ये एक ब्लॉक है, इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये कुछ दूर जाके क्या हो रही है? रुक जा रही है। अच्छा, जब ये मोशन कर रही थी इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, है ना, दिस डायरेक्शन। ओके, और इसने सपोज एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स इसने तय किया। ओके, अभी इन मैकेनिक्स अगर हम कंसिडर करें तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई? धीरे धीरे लॉस्ट हो गई, है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट एक्चुअली में मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या होती है? लॉस नहीं होती, वो किसी वन एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुई? फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन में हुई हीट के फॉर्म में कन्वर्ट, है ना। कैसे हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई? फ्रिक्शन से हीट का क्या लेना देना है? लेना देना है। तो तभी तो जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को रब करते हैं और आपको पता चलता है कि रब करने के बाद ये पाम जो है हमारी, ये क्या हो गई? हीटेड हो गई, है ना। फिर इसको हम गाल वाल में लगाते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो यहां पे हमने क्या किया? फ्रिक्शन की वजह से हीट मिली हमें, है ना। तो इसी अंडरस्टैंडिंग और इसी थिंकिंग से पहले के दिनों में आग कैसे लगाई जाती थी? बाय फ्रिक्शन, है ना। एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी को पॉइंटेड एंड से उसे घिसा जाता था तो उससे आग लगती थी। तो फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट। तो यहाँ पे जो भी हम नॉर्मली कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की लॉस हो गई, इसके वजह से इसकी मोमेंटम चली गई और ये धीरे धीरे रुक गई, तो वो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, इट हैज जस्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। Okay, so this is about the heat energy. Now, coming to chemical energy. Chemical energy arises from the fact that the molecules participating in the chemical reaction have different binding energies. तो chemical energy हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो molecules है, तो molecules के अंदर हमें क्या पता है? बहुत सारे atoms है और फिर electrons है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स है। तो ये जो एक दूसरे से क्या है? बाइंडेड है। So this is a type of chemical energy. Chemical energy is associated with the forces that give rise to the stability of the substance. ये जो एक दूसरे से बाउंड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक मॉलिक्यूल बनी हुई है, इसकी जो स्टेबिलिटी है ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, these forces bind atoms into molecules, molecules into polymeric chain and etc. and so on. ओके, तो ये थे दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या होती है? सिंपली इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जिससे आपके फैंस चल रहे हैं, बल्ब्स जल रहे हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, यही तो होती है। अच्छा, इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है और इसी एनर्जी को बोलती है, इसी एनर्जी को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द फ्री
charge carriers in a particular direction through all the electrical appliances. And energy is what? The capability or capacity to do work, है ना? तो इस केस में जो भी एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ कमिंग टू न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इन डिटेल्स में हम जब क्लास 12 के न्यूक्लियर चैप्टर को पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे, राइट? तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस. तो दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन. तो दोनों ही इस रिएक्शन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. ओके, तो न्यूक्लियर फिशन क्या होती है कि स्प्लिटिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई. ठीक, एक हैवी न्यूक्लियाई से टूट के जब दो छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं तब बहुत सारी एनर्जी उससे रिलीज होती है ना? सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन. ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? व्हेन टू मोर लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस. जब जो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म किया जाता है तब भी उसमें एक एनर्जी की रिलीज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? तो इसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के आज हम देख सकते हैं, जो जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर हम जनरली एटॉम बॉम्ब बोलते हैं, राइट? तो डिवास्टेटिंग जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं, है ना, कि एक देश पूरा ही खत्म हो सकता है. तो समझ लो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होती है. ओके, अगर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाए तो उससे हम अच्छी खासी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना? तो जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं, उसमें क्या हो रही है? यही न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हो रही है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो अभी पढ़ेंगे फिजिक्स के सबसे फेमस इक्वेशन के बारे में, जिसको आपको पता ही है, E = mc², है ना? इसे कहा जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स विच इज फ्री फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में मास जो है वो कभी क्या होगी? द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मास हमेशा कंजर्व होगी, भले ही उसकी फेज चेंज होती रहे. एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं. आपने 1 लीटर पानी लिया और उसको क्या किया? उसको आपने क्या कर दिया? उसको अपने आइस बना दिया, तो आइस क्यूब बन गई. भले इसकी फेस चेंज हो गई, लिक्विड से ये सॉलिड में हो गया, लेकिन इसकी जो मास है ये क्या है? कांस्टेंट है. ओके, तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने एक इन द ईयर this is the working year of Mr. Albert Einstein 1879 to 1955. उसने बताया कि that mass and energy are equivalent and are related by this E = mc², where m is the mass disappeared and c is the velocity of light. हमेशा मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. अच्छा, एनर्जी क्या है? मास इनटू mc². तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये जो वो किसके फॉर्म में रिलीज हो रही है? ये जो मास है, मास की वजह से ही एनर्जी रिलीज हो पा रही है. जैसे कि आपने एक छोटा सा सपोज जैसे फायर क्रैकर हम लेते हैं, है ना? तो उसकी कुछ मास होती है, जैसे उसे जलाते हैं वो क्या होती है? ब्रस्ट होती है, और हमें दिखाई नहीं देता फिर से वो जो बॉम्ब हमने या फिर जो फायर क्रैकर हमने लगाया. तो मास तो गायब हो गई. आप बोलोगे सर मास गायब हो गई, लेकिन अगर ये पूरे को एक सिस्टम मान लूं कि ये जो फायर क्रैकर है ये बर्स्ट होने के बाद इसी पूरे सिस्टम में बर्स्ट हुई है, इसमें हमें क्या मिला? साउंड भी मिला, एक बहुत जोर से आवाज भी आई, और क्या है? गैस भी निकली उसमें से, है ना? साउंड आई, गैस आई, लाइट एनर्जी भी निकली. तो यही जो मास है ये क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ इन डिफरेंट एनर्जी. साउंड एनर्जी गैस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, राइट? सो मास अगर, और इस पूरे सिस्टम का मास क्या है? वो क्या है? कांस्टेंट है. ओके, सो एनर्जी E = mc². सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना? अगर आपको सपोज कि आपको मास दे दिया रहा, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता ही है, दैट इज 3
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसको पुट कर सकते हो एंड वी विल गेट इजीली द एनर्जी। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये क्या कहती है? एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट the total energy of an isolated system is conserved, okay, and it can neither be created nor destroyed, है ना। यही होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में भले ही उसमें डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है ना, कि एक कोई, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको उस फायर क्रैकर वाला, है ना, उस बॉम्ब का एग्जांपल बताया था, उससे क्या हुई, लाइट एनर्जी निकली, साउंड एनर्जी निकली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस निकले, है ना। तो जो भी एनर्जी थी वो क्या हुई, बस ट्रांसफर हुई इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफर हुई, लेकिन उस टोटल सिस्टम का एनर्जी जो है वो है कंजर्व्ड, राइट, वो है कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स को अपना आइसोलेटेड सिस्टम मानता हूं, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब इसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी गेन्ड। जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हुई वो किसी ना किसी फॉर्म में किसी दूसरे पॉइंट पे वो एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, राइट, किसी दूसरे फॉर्म में हो सकती, बट ये इस सिस्टम के अंदर ही होगा। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि आपको एनर्जी बता दिया गया है ना, अभी आपको डिफरेंट फॉर्म्स में भी पता है आपको कि ये जो टोटल एनर्जी इतनी थी ये क्या हुई, पहले साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो आपको लाइट एनर्जी कितनी निकली ये आपको निकालना है। तो टोटल एनर्जी से आप साउंड एनर्जी को अगर आप घटा दोगे तो आपको लाइट एनर्जी मिल जाएगी, अगर ये दो ही फॉर्म में अब्जॉर्ब हुई है तो, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोलिजन। A collision is an isolated event in which two or more colliding bodies exert strong impulsive force on each other. In this case, in any type of collision क्या होती है? Total linear momentum is conserved. Okay, that is total momentum before collision is equals to total momentum after collision. सिंपल सा कंसेप्ट है। collision means सपोज एक दो बॉडीज है, दो बॉल है, ठीक है, एक की मास है m1 एक की मास है m2। अगर वो बॉल किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, जहां पे u1 वी आर सपोजिंग हियर u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है, तब क्या होगी, ये जाके इसे कोलाइड करेगी, धक्का मारेगी। अच्छा, इंपल्सिव फोर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो फोर्स होगी ये हाई फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स है, बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, है ना, डेल्टा टी, जो ये कोलाइड होती है। कि आपने देखा होगा कि जब आप स्नूकर या बिलियर्ड्स आप खेलते हो तो क्यू बॉल से हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्राइप बॉल या फिर सॉलिड बॉल को हिट करते हैं, तो जैसे ही हिट करते हैं तो वो कोलिजन क्या होती है, बहुत कम समय के लिए होते हैं। एक बॉल आके कोलाइड की, फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस एंगल पे उस फोर्स को लगाया है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, ओके, जो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हुआ। तो यहां पे दो बॉडी, दिस इज द पीरियड ऑफ कोलिजन। ओके, इसके बाद क्या होती है कि ये दोनों मूव करने लगती है विद सम वेलोसिटी, सपोज v1, एंड m2 क्या मूव करने लगती है विद सम वेलोसिटी v2। तो कोई भी टाइप के कोलिजन्स हो उसमें क्या होती है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होती है, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अगर इसको भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं जिस पे
बाहर से कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तो इस केस में टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, वो भी क्या होगी, कंजर्व हो गया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ एम वी एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम U2 स्क्वायर, ये क्या होगी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। ओके, चूंकि ये वन डायमेंशनल है तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कंसिडर नहीं किया है। ओके, सो दिस इज द टोटल एनर्जी, conservation of total energy in this particular case. Okay, now we'll study about types of collision. तो वो क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कब कहा जाता है, when a collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy, किसी भी कोई भी amount of kinetic energy का loss नहीं हो रहा है। Okay, and this is called elastic collision. तो इलास्टिक कोलिजन के तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। एक क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन क्या कहेंगे कि सपोज दो बॉडी आपस में टकराती है, ओके, और इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में भी है। Okay, so this is called elastic collision. Inelastic collision in which occurs where some amount of kinetic energy is loss of some amount of काइनेटिक एनर्जी। अभी फिर से वही वाली कंफ्यूजन आएगी कि सर एनर्जी लॉस कैसे हो सकती है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ये तो प्रिंसिपल के खिलाफ है। हाँ, तो एग्जैक्टली तो ये जो हम लॉस ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कह रहे हैं, बट ये जो लॉस है ये एक्चुअली लॉस नहीं है, ये एनर्जी क्या हुई, किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई। किस फॉर्म में, या तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में या फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में। कैसे, जब दो बॉल, आप सपोज करो दो आयरन बॉल है, दोनों आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ तो आवाज आएगी, तो ये जो आवाज आई दैट इज द साउंड एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वही एक्चुअली क्या है, दैट इज द, जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी एनर्जी आपको उस साउंड एनर्जी में या फिर उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई थोड़ी सी उसमें कन्वर्ट आपको मिलेगी। ओके, सो ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड कुछ पार्ट ऑफ द दैट मैकेनिकल एनर्जी is now transferred to that sound energy or heat energy. That's why we are saying kinetic energy is not conserved, means some amount of kinetic energy is lost in this case. Okay, तो देख लो, these are the important characteristics of collision, inelastic collision. Okay, this should be inelastic. Okay, little writing mistake. Okay, linear momentum is conserved, total energy is conserved, but kinetic energy is not conserved here. एक और इंपॉर्टेंट बात कि जनरली जो हमारे आसपास हम कोलिजन्स देखते हैं वो जनरली इनइलास्टिक कोलिजन होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली हम देख नहीं सकते, मीन्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो एक इनइलास्टिक कोलिजन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपने क्या कहा, आपने एक बॉल लिया, उसे क्या किया, ड्रॉप किया नीचे, ओके, तो वो जमीन से कोलाइड होने के बाद वापस आई, लेकिन जिस हाइट से आपने ड्रॉप किया था उस हाइट तक नहीं आई। इसका मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी से वो नीचे गई थी वापस उस वेलोसिटी से आई नहीं है, है ना, तो इसकी एनर्जी कुछ लॉस हुई है। दिस इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं जिस वेलोसिटी से, मींस जिस हाइट से बॉल को नीचे ड्रॉप किया हूं और वो उसी हाइट पे वापस आ गई, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जो वो पिंग पोंग बॉल होती है जो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, तो उसे हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस हाइट से फेंकूं तो इससे वो ऊपर चली जाती है ना,
इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इससे नीचे गिरने की वेलोसिटी से ऊपर जाने की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अगेन एन इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, अगर आप क्ले का बॉल ले लो, है ना, मिट्टी का, आपने गीली मिट्टी से एक बॉल जैसा बनाया, राइट, जैसे स्नो बॉल होती है, तो स्नो बॉल मैं कंसिडर करता हूं, उसे आपने दीवार पे फेंका तो क्या होगी, वो जाके वहां पे चूर हो जाती है, या फिर क्ले बॉल है तो वो जाके वहां पे चिपक जाती है। सो चिपक गई, यानी कि अगर दीवार हमारा एक मास है, क्ले बॉल हमारा दूसरा मास है, तो ये क्या हुआ, जाके चिपक गई, मीन्स इसके बाद कोई मोशन ही नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो कोफिशिएंट है, आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ तो रेशियो होगा, कोफिशिएंट है तो। हाँ, तो ये रेशियो है, किसके बीच का रेशियो है? द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, स्मॉल ई। ठीक है, तो ई को हम लिख सकते हैं लाइक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, आफ्टर कोलाइडिंग उसकी जो वेलोसिटी अभी v1 एंड v2 है, तो उसकी बीच की रिलेटिव वेलोसिटी सपोज v2 माइनस, रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 है, और बिफोर और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 माइनस u2। ओके, नाउ फॉर perfectly elastic collision, perfectly elastic collision, तो जब perfectly elastic collision है तो दोनों तरफ रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब ये दोनों ऊपर नीचे की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, देन E इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, E इक्वल्स टू 1 होती है। तो इस पे बेस सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको कह दिया गया है कि दो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड कर रही है। अब E इक्वल्स टू 1 है, आपको सिंपली पुट करना है, देन v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें से अगर किसी एक दो की भी वेलोसिटी दी गई है, किसी एक की भी वेलोसिटी दी गई है, तो आप बाकियों को निकाल सकते हैं, एक दो की वेलोसिटी दी जाएगी तो। ओके, नाउ फॉर perfectly inelastic collision, inelastic collision। अच्छा, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कौन सा केस होगा, वो क्ले वाली केस होगी जो मैंने बताया था कि जैसे क्ले को आपने दीवार पे मारी, वो जाके उस पे चिपक गई, तो ना तो दीवार की कोई मोशन है ना ही क्ले की कोई मोशन है, मीन्स कोलिजन से पहले थी। ओके, भले ही दीवार रेस्ट पे थी, लेकिन कोलिजन से पहले क्ले की तो मोशन थी, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों की मोशन नहीं रही, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज 0, कह सकते हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मीन्स v2 माइनस v1 जो केस है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v2 भी 0, v1 भी 0, देन वी कैन राइट E इक्वल्स टू 0। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। तो बाकी के जो कोलिजन होंगे जो कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं है लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, इसके बीच के जो कोलिजन है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक वैरी करेगी, है ना। ये किस लिए है, जो अगर परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन, ये क्या होती है कि टू बॉडीज इनिशियली मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट each other without the loss of energy and continues to move along the same straight line after the collision। ठीक है, तो सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, कोलाइड हुई, फिर से वापस उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगी, तो इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, राइट। वन डायमेंशन यानी कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। तो सपोज ये है मास m1, ये मूव कर रही थी विथ सम वेलोसिटी u1 एंड दिस इज मास m2, ये मूव कर रही थी विथ सम वेलोसिटी u2। तो यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2। ओके, क्यों, तभी तो कोलाइड होगी, नहीं तो नहीं होगा कोलिजन।
ओके जब कोलिजन हुआ उसके बाद इट स्टार्ट टू मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड इट हैज स्टार्ट टू मूविंग विद द वेलोसिटी v2। ओके सपोज करते हैं कि ये कोलिजन जो था वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, देन v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके और इलास्टिक कोलिजन में हमें क्या पता है, कोई भी कोलिजन में मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम वो क्या होती, कंजर्व होती, देन m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। और क्या कंजर्व होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, नॉट इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में। ओके सो वी कैन राइट हाफ m u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखा है। ओके मैंने पूरा डिराइव नहीं किया क्योंकि डेरिवेशन जरूरी है नहीं। अच्छा अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होती है, 1 होती है। अच्छा अभी इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 1। ठीक है यही तो लिख सकते हैं। अच्छा अभी देखो कि आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी हुई v1 एंड v2, इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो इन तीनों इक्वेशन के मदद से मैं निकाल सकता हूं 1 2 3। कैसे, तो v1 जो होगी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन, वो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m1 u2 बाय m1 प्लस m2। कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। ओके अभी v2 को भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2m1 बाय m1 प्लस, अच्छा यहाँ पे m2 होगी, m2 इंटू u1, so this is u1, okay, plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2। ठीक है तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो हम इजीली इस पे पुट करके निकाल सकते हैं। ओके सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन में कुछ केसेस बनते हैं। तो पहला केस क्या बन रहा है कि अगर दो मास इक्वल है तो क्या होगा, तब जो हमने वेलोसिटी की जो इक्वेशन हमने निकाली थी v1 v2 की, उसमें अगर हमने m1 इक्वल्स टू m2 पुट कर दिया, मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि कोई एक मास है m, तो क्या होगी वेलोसिटी, यानी कि जो v1 है वो क्या आ जाएगी, वो आएगी कुछ इस तरह से 2m बाय m1 प्लस m2 दैट इज ऑल्सो 2m इंटू क्या था इसमें u2 था, तो मैं बस पुट किया हूं। ओके और बाकी के जो पहला टर्म था वो 0 हो जाएगा क्योंकि m1 माइनस m2 वाला एक टर्म था ऊपर में, तो जो v1 है वो u2 के बराबर हो जाएगी एंड v2 जो है उसमें अगर मैं पुट करूं देन वी विल गेट अगेन 2m बाय 2m u1, वो क्या है u1 के बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि v1 जो है वो u2 हो गई और v2 जो है वो u1 हो गई। तो जब भी मास सेम होंगे, इलास्टिक कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा इन वन डायमेंशन, तब क्या होगी, जो वेलोसिटी है जस्ट इंटरचेंज हो जाएगी। जो पहले a की वेलोसिटी थी वो अब जाके b की वेलोसिटी हो जाएगी, जो b की वेलोसिटी पहले थी वो अब a की वेलोसिटी हो जाएगी। सेकेंड केस में ना 3 सब केसेस भी बनेंगे। तो पहले तो सेकेंड केस क्या, व्हेन टारगेट बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर टारगेट बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, तो जैसे कि स्नूकर वाला मैंने एग्जांपल दिया था,
जो आप क्यू बॉल से किसी सॉलिड या स्ट्राइप्ड बॉल को अगर जब हिट कर रहे हैं तो वो क्या है, उस स्नूकर टेबल पे वो बॉल पहले से रेस्ट पे थी, ठीक है। मैंने जब उस क्यू बॉल मूव करते हुए उस पे लगी तब उस पे कुछ वेलोसिटी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल इज 0। तो हमने u2 को 0 मान लिया है। तो अगर u2 0 होगी तब v1 क्या होगी, v1 होगी m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, और v2 क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल, वो हो जाएगी 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, यही तो हो जाएगी। ओके, नाउ इस पे क्या सब केसेस बनते हैं कि अगर दोनों मास इक्वल है, अगर दोनों मास इक्वल है दैट इज m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है। तो m1 इक्वल्स टू अगर m2 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, बिकॉज m1 माइनस m2 है, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो ये 0 हो गया, ठीक है। v2 क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ये क्या हो गया, अगर दोनों मास इक्वल है तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू अगर हम m लिख देते हैं, ओके, तो वो क्या हो जाएगी, दिस इज 2m एंड दिस इज अगेन 2m। तो जो सिंपल सा केस था v2 क्या हो जाएगी, u1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉल तो जा रही है, ठीक है, जो पहला बॉल जो टकराने वाली है वो तो गई, इससे टकराई, अब क्या होगी, पहली वाली बॉल जो है वो वहीं रुक जाएगी, दूसरी वाली बॉल पहली वाली के इनिशियल वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, बिकॉज v2 इक्वल्स टू u1 आया। ओके, इंटरेस्टिंग था ना। नाउ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट इज वेरी हैवी, मीन्स जो रेस्ट पे है दैट इज m2, वो क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, मीन्स बहुत ज्यादा भारी है m1 से। अब क्या होगी, तो अगर m2 से बहुत ज्यादा हैवी है तो m1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, m1 कैन बी इग्नोर्ड, राइट। अब क्या हो रही है देखो, तो m1 इग्नोर यानी कि m1 को मैंने पुट कर दिया 0, ठीक है। अभी देखो क्या आ रही है, तो v1 जो है वो किसके बराबर आ रही है, दैट इज यहां पे आया m2, m1 को हमने 0 कर दिया है तो माइनस m2 बाई m2 दैट इज माइनस u1, ठीक है। v2 क्या होगी, v2 कुछ होगी ही नहीं क्योंकि यहां पे तो ऊपर वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया, क्ले वाला एग्जाम्पल आ गया, या फिर बॉल वाला, परफेक्टली जो बॉल को अगर मैं ड्रॉप करता हूं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो क्या हुआ कि बॉल जो है वो रिबाउंड हो गई विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है यहाँ पे ना, तो बॉल जो है वो रिबाउंड हो गई विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रिबाउंड यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, दैट्स वाई द माइनस साइन, ओके। नाउ जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है वो बहुत ज्यादा हैवी है, अर्थ की मास बहुत ज्यादा हैवी है बॉल के मुकाबले, है ना, तो वो मूव नहीं करेगी, तो इसलिए जब हम बॉल ड्रॉप करते हैं तो अर्थ तो मूव नहीं करती बट बॉल वापस आती है। सो दिस इज वन केस। तीसरा केस क्या कह रहा है कि व्हेन द बॉडी एट रेस्ट हैज अ नेग्लिजिबल मास, तो जो रेस्ट पे जो बॉडी है वो क्या है, नेग्लिजिबल मास की, यानी कि जो m2 है वो क्या है, लेस देन m1। तो m2 को हम इग्नोर करके m2 को मैंने लिख दिया क्या, 0 लिख दिया। अभी पुट करो इक्वेशन में, v1 क्या आ जाएगी, m2 को 0 पुट किया तो v1 आ जाएगी m1 बाई m1 इंटू u1, m1 बाई m1 इंटू u1 दैट इज u1, v1 आ गई u1 के बराबर, और v2 क्या आ जाएगी, m2 को मैंने 0 पुट किया तो 2m1 बाई m1 इंटू u1, तो 2u1, ठीक है। अभी देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बॉडी, जो ए बॉडी है जो कोलाइड करने जा रही है जो रेस्ट पे बॉडी, उसके साथ अगर वो बहुत ही नेग्लिजिबल मास की है, बहुत ही कम मास है उसका, तो ये टकराने के बाद भी इतनी ही वेलोसिटी से मूव करते रहेगी, इसके वेलोसिटी में कोई नहीं, कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो नेग्लिजिबल मास के ऑब्जेक्ट है
वो क्या होगी, इसके दुगने वेलोसिटी से मूव करने लगी। वो पहले रेस्ट पे थी, लेकिन अभी जो ए वेलोसिटी की, ए बॉडी की जो वेलोसिटी थी इनिशियली, उसके दुगने वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। दैट इज v2 इक्वल्स टू 2u1। नाउ इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन बट इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज इनिशियली moving along a same straight line, striking against each other with some loss of kinetic energy। तभी तो inelastic collision है। बट kinetic energy की लॉस हुई, बट फिर भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसे कहेंगे inelastic collision in वन डायमेंशन। ओके, तो फिर से वही सेम एग्जांपल देख लो। यहां पे मूव करी विद सम वेलोसिटी u1 एंड दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u2। दिस इज द मास m1, दिस इज द मास m2। यहां पे क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन है चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होती है, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। लेकिन यहां पे क्या कंजर्व नहीं होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये मूव करने लगी विद सम वेलोसिटी v1, ये मूव करने लगी विद सम वेलोसिटी v2। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट केस में मूव करते हैं, जहां पे देखेंगे कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो मास है m1 वो पहले मूव करे विद सम वेलोसिटी u1, और जो मास m2 है वो है रेस्ट पे, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वो क्या है, 0 है। तो आफ्टर कोलिजन दे बोथ स्टार्ट टू मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस केस में क्या होगा, जो नई वेलोसिटी आएगी, कॉमन वेलोसिटी, दे बोथ आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v। सो वो क्या लिख सकते हैं हम, m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी कॉमन वेलोसिटी। ओके, नाउ इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी कि कुछ एनर्जी लॉस है, तो उस एनर्जी लॉस को हम कैसे निकालेंगे। उस एनर्जी लॉस इसको हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एनर्जी लॉस इक्वल्स टू हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक। ओके, ऑब्लिक कोलिजन, जैसे उसमें हेड ऑन कोलिजन था, ये ऑब्लिक कोलिजन। इसमें क्या हो रही है कि व्हेन टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इनिशियली अलोंग द स्ट्रेट लाइन कोलाइड without loss of kinetic energy and move along different direction in same plane। मतलब सिंपली आपको समझाता हूं, सपोज ये है बॉडी A, ये है बॉडी B, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी क्या हुई, कोलिजन होती है, और कोलिजन के बाद ये A जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लगी विद सम वेलोसिटी v1, एंड B जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगी विद सम वेलोसिटी v2। ओके, पहले किस वेलोसिटी से आ रहे थे, u1 एंड u2 वेलोसिटी से। ओके, अभी क्या हो रहा है कि भले ही दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, डिफरेंट डायरेक्शन में, बट इन अ सेम प्लेन है, प्लेन वही है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है या फिर कोई भी टाइप की कोलिजन है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व होती है, टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होती है। तो अभी देखो, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी कंपोनेंट एक बनेगी अलोंग एक्स एक्सिस,
राइट, और एक कंपोनेंट बनेगी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम है, दैट इज टोटल मोमेंटम जो है उसे कैसे लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। वो कैसे होगी, तो सपोज ये इसने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल डिफ्लेक्ट होके इसने मूव करना स्टार्ट किया और इसने मूव करना स्टार्ट किया विद सम डिफ्लेक्शन ऑफ फाई एंगल। ओके, ऑब्जेक्ट बी, तो इसकी जो मोमेंटम होगी ए की मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी पहले तो क्या हो जाएगी v1 cos थीटा, और b की वेलोसिटी अलोंग एक्स हो जाएगी v2 cos फाई। ओके, तो इसकी जो टोटल मोमेंटम हम लिख सकते हैं दैट इज m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। अलोंग एक्स एक्सिस टोटल मोमेंटम हमने क्या किया, कंजर्व किया। अभी देखो अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो इनिशियली क्या है, 0 है, विच इज इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है जस्ट इसीलिए m2 v2 साइन फाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 साइन थीटा इक्वल्स टू m2 v2 साइन फाई। ओके, तो यहां पे देखो 4 वेरिएबल्स हो गए है ना, m1 भी एक वेरिएबल है, m2 v1 भी वेरिएबल है, m2 भी वेरिएबल है, सॉरी m1 m2 कांस्टेंट है, v1 एंड थीटा और v2 और फाई ये क्या है, वेरिएबल है। m1 m2 तो पता है, तो 4 वेरिएबल है तो उसे एनालिटिकली सॉल्व करना काफी मुश्किल है, इसलिए क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा या फिर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो कोई एक वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, बाकी सारे जो 3 वेरिएबल्स है उसको उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिटिकली 4 वेरिएबल को उसके वैल्यूज निकाला पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है ऑफ द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करवाने वाला हूं कोलिजन्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए लर्नो हब के साथ क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।